लर्निंग अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी देख रहे हैं जिसमें एक विशाल पेड़ गिरता है और उसकी जमीन से आप कह सकते हैं कई नए पौधे उगने लगते हैं। हाँ, और वो पेड़ था मुगल साम्राज्य का। बिल्कुल। इतना बड़ा, इतना ताकतवर, आखिर ताश के पत्तों की तरह बिखर कैसे गया? और शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल ये है कि जब दिल्ली में सत्ता का सूरज डूब रहा था तो हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में कौन से नए सितारे चमक रहे थे। सही कहा, ये सिर्फ पतन की नहीं बल्कि एक तरह से नए निर्माण की भी कहानी है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी बिखराव और निर्माण की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। तो आज हमारा मकसद है इन सभी जानकारियों को जोड़कर ये समझना कि ये बदलाव ये हुआ कैसे और क्यों। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। जी। तो सबसे बड़ा सवाल पहले, मुगल साम्राज्य का पतन। सब जानते हैं कि औरंगजेब की मौत के बाद ये तेजी से हुआ, लेकिन क्या इसकी कोई एक वजह थी या ये कई चीजों का नतीजा था? ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि इतिहासकार भी इस पर एक मत नहीं है। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु एक टर्निंग पॉइंट जरूर थी, पर कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा। मोटे तौर पर देखें तो 2 तरह के विचार हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट जिसमें यदुनाथ सरकार जैसे बड़े इतिहासकार आते हैं, वो मानते हैं कि औरंगजेब की व्यक्तिगत नीतियां वो काफी हद तक जिम्मेदार थीं। मतलब उनकी दक्कन में जो दशकों तक लड़ाइयां चलीं और उनकी धार्मिक नीतियां जिन्होंने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। हाँ, उनका तर्क यही है कि इन नीतियों ने खजाना खाली कर दिया और साम्राज्य के कई समुदायों को कह सकते हैं नाराज कर दिया। और फिर उनके बाद जो बादशाह आए वो इतने नाकाबिल थे हाँ कि वो इस डूबते जहाज को संभाल ही नहीं पाए। लेकिन फिर एक दूसरा नजरिया भी है जिसे सतीश चंद्र और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों ने आगे बढ़ाया। और वो क्या है? उनका मानना है कि किसी एक बादशाह को दोष देना ठीक नहीं है। ये पतन एक लंबी और धीमी प्रक्रिया का नतीजा था जिसकी जड़ें साम्राज्य के ढांचे में ही थीं। मतलब एक तरह का सिस्टमिक फेलियर। बिल्कुल, आप इसे सिस्टमिक फेलियर कह सकते हैं। साम्राज्य का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो ही पुराना हो गया था। डिमांड बढ़ रही थी लेकिन सप्लाई चेन यानी कृषि और प्रशासन वो जवाब दे नहीं थी। ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना हो गया था। ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो इस सिस्टमिक फेलियर में कौन-कौन से बग्स थे? मतलब आर्थिक और प्रशासनिक तौर पर क्या गड़बड़ चल रही थी? इसमें 2 बड़े संकट थे। पहला था जागीरदारी संकट। जागीरदारी संकट? हाँ, देखिए, मुगल सिस्टम में बड़े अधिकारियों को यानी मनसबदारों को सैलरी के बदले जमीन दी जाती थी, जिसे जागीर कहते थे। बिल्कुल। अब 18वीं सदी आते आते हालत ये हो गई कि जागीरें कम पड़ गईं और उसे पाने वाले मनसबदार वो बहुत ज्यादा हो गए। इसे कहते हैं बेजागीरी। अब जब अधिकारियों को पता था कि उनकी जागीर आज है कल नहीं रहेगी, तो उन्होंने किसानों से ज्यादा लगान वसूलना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जगह शॉर्ट टर्म फायदा देखा गया। इससे तो पूरा कृषि ढांचा ही बिगड़ गया होगा। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा बड़ा संकट पैदा हुआ, कृषि संकट। मुगल साम्राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी थी, है ना? हाँ, सारा राजस्व तो वहीं से आता था। जी। तो एक तरफ बादशाहों और अमीरों के खर्चे, उनकी शानो शौकत, लड़ाइयों का बोझ, ये सब बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ जागीरदारों के शोषण से किसान तबाह हो रहे थे। तो उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ा होगा। नहीं बढ़ा, बिल्कुल नहीं बढ़ा। जब किसान ही खुश ना हो और उसके पास खेती छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा ना बचे, तो साम्राज्य की नींव कैसे मजबूत रह सकती है? और इसी खोखली हो चुकी नींव पर बाहरी हमलों ने, खासकर नादिर शाह के हमले ने आखिरी चोट की होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। 1739 में फारस के शासक नादिर शाह का हमला सिर्फ एक लूटपाट नहीं थी, वो मुगल सत्ता के ताबूत में आखिरी कील जैसा था। अच्छा। उसने ना सिर्फ दिल्ली को बेरहमी से लूटा, बल्कि करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को इतनी आसानी से हराया कि पूरी दुनिया में ये संदेश चला गया कि अब दिल्ली में कोई दम नहीं बचा है। कहते हैं वो यहाँ से तख्ते ताउस और कोहिनूर भी ले गया था। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या पड़ा होगा? बहुत गहरा। सोचिए, जिस बादशाह को शहंशाह हिंद या दिल्ली का मालिक कहा जाता था, वो अपनी राजधानी को भी नहीं बचा सका। नादिर शाह के हमले ने बादशाह की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो सूबेदारों को लगा होगा कि अब हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। बिल्कुल। उन्हें यकीन हो गया कि दिल्ली उनकी रक्षा नहीं कर सकती। तो ये तो हुई सिस्टम की बात,
जो अंदर से खोखला हो चुका था। लेकिन जो लोग इसे चला रहे थे, यानी औरंगजेब के बाद के बादशाह, उनकी क्या कहानी थी? क्या वो सच में इतने कमजोर थे जितने बताए जाते हैं? उनकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। उनके नाम कम और उन्हें जो उपाधियां मिली वो ज्यादा मशहूर हैं। हाँ, जैसे? औरंगजेब के बाद आए बहादुर शाह प्रथम। वो जब बादशाह बने तो 63 साल के थे। उन्हें राजकाज में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए इतिहासकार खाफी खान ने उन्हें शाहे बेखबर का नाम दिया। शाहे बेखबर, यानी ऐसा बादशाह जिसे अपनी सल्तनत की ही कोई खबर ना हो। जी, और इनके बाद आए जहांदार शाह। उन्हें कहा गया लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख? हाँ, उन पर लाल कुंवर नाम की एक नर्तकी का ऐसा जादू चला कि पूरा दरबार उसी के इशारों पर नाचने लगा। कहते हैं कि लाल कुंवर के रिश्तेदारों को बड़े बड़े पद दे दिए गए, जिससे दरबार के पुराने और काबिल अमीर वो सब नाराज हो गए। इससे तो बादशाह के पद की गरिमाई खत्म हो गई होगी। पूरी तरह। और फिर सैयद बंधुओं का दौर आया, जिन्हें किंग मेकर्स कहा जाता है। बिल्कुल, उन्होंने ही फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाया था, लेकिन फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया। वो हमेशा साजिशें करता रहता था, और जब उसने अपने बनाने वालों यानी सैयद बंधुओं के खिलाफ ही साजिश शुरू की तो उन्होंने उसकी हत्या करवा दी। ये तो मुगल इतिहास में पहली बार हुआ था, है ना? पहली बार कि किसी अमीर ने बादशाह की हत्या करवाई हो। लेकिन इस लिस्ट में सबसे रंगीन किरदार तो मोहम्मद शाह का है। मोहम्मद शाह रंगीला, नाम ही सब कुछ कह देता है। उनका शासनकाल काफी लंबा था, करीब 29 साल का। लेकिन इस दौरान साम्राज्य बिखरता रहा और वो दिल्ली में संगीत, कला, अपनी महफिलों में डूबे रहे। उन्हीं के सामने बंगाल, अवध, हैदराबाद सब आजाद हो गए। हाँ, एक एक कर सब आजाद हो गए। नादिर शाह ने दिल्ली लूट ली, लेकिन बादशाह रंगीला ही बने रहे। लोग उन्हें रंगीला कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि उनके कला और संगीत के संरक्षण ने दिल्ली की संस्कृति को जिंदा रखा, भले ही सियासत बिखर रही थी? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सच है कि राजनीतिक तौर पर उनका दौर एक आपदा था, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर वो बहुत अहम था। उन्हीं के समय में उर्दू शायरी को बहुत बढ़ावा मिला, ख्याल गायकी मशहूर हुई। अच्छा। हाँ, वली दक्कनी जैसे बड़े शायर उन्हीं के दौर में दक्कन से दिल्ली आए। तो हाँ, कह सकते हैं कि सियासत की कीमत पर ही सही, कला फल फूल रही थी। तो एक तरफ दिल्ली का ये हाल था, दरबार साजिशों और रंगरेलियों का अड्डा बना हुआ था। चलिए अब दिल्ली से बाहर नजर डालते हैं। जब केंद्र इतना कमजोर था, तो जो ताकतवर सूबेदार बाहर बैठे थे, उन्होंने इस मौके को कैसे देखा? उन्होंने इस मौके को पहचाना और उसका पूरा फायदा उठाया। 3 बड़े राज्य ऐसे थे जिन्हें उत्तराधिकारी राज्य या सक्सेसिव स्टेट्स कहा जाता है: बंगाल, अवध और हैदराबाद। और इनके संस्थापकों ने बगावत नहीं की है ना? नहीं, उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी आजादी हासिल की। कैसे? मतलब क्या तरीका था उनका? जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खां, वो एक बहुत ही काबिल प्रशासक था। उसने बंगाल के राजस्व सिस्टम को इतना सुधारा कि बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर सूबा बन गया। अच्छा। उसने दिल्ली को राजस्व भेजना जारी रखा, लेकिन सारे फैसले वो खुद लेने लगा, और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए उसने राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद बसा ली, ताकि दिल्ली का दखल कम से कम हो। बिल्कुल। और अवध और हैदराबाद में भी लगभग यही मॉडल अपनाया गया। अवध में सादत खां, बुरहानुल मुल्क, और दक्कन में निजामुल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में शकरखेड़ा की लड़ाई में दिल्ली से भेजे गए सूबेदार को हराकर हैदराबाद राज्य की स्थापना की। ये तीनों राज्य कागज पर तो मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे, पर हकीकत में पूरी तरह आजाद थे। लेकिन दक्षिण में मैसूर का उदय और उत्तर पश्चिम में सिखों का उदय, ये तो बिल्कुल अलग तरह की कहानियां हैं। ये मुगल सूबेदार नहीं थे। बहुत सही, ये बिल्कुल अलग मामले थे। मैसूर में हैदर अली ने अपनी सैन्य ताकत के दम पर सत्ता हासिल की थी। वो किसी मुगल अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक नए शासक की तरह उभरा। और उसके बेटे टीपू सुल्तान की सोच तो वो तो अपने समय से बहुत आगे थी। बहुत आगे थी। कहा जाता है कि वो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था। हाँ, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। जी, उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से मजबूत किया, रॉकेट तकनीक का विकास किया। उसका मशहूर कथन था, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। और वो अंग्रेजों के लिए दक्षिण में सबसे बड़ी चुनौती था। सबसे बड़ी। और पंजाब में सिखों की शक्ति का उदय कैसे हुआ? वो तो एक लंबी संघर्ष की कहानी है। जी, ये संघर्ष और मजबूती की एक मिसाल है। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद बंदा बहादुर ने मोड़ों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उनकी शहादत के बाद सिख कुछ समय के लिए बिखर गए थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को दल खालसा के रूप में संगठित किया।
एक तरह की सिख राष्ट्रीय सेना। हाँ, कह सकते हैं। ये दल बाद में 12 अलग-अलग समूहों में बट गया, जिन्हें मिसल कहा जाता था। और इन बिखरी हुई मिसलों को महाराजा रंजीत सिंह ने एक किया। बिल्कुल। सुकरचकिया मिसल के रंजीत सिंह एक असाधारण नेता थे। उन्होंने अपनी योग्यता और सैन्य ताकत से सभी 12 मिसलों को एकजुट किया और एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी लाहौर थी। उनकी फौज को तो एशिया में दूसरी सबसे अच्छी सेना माना जाता था। अंग्रेजों के बाद, हाँ। उन्होंने अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भी नौकरी पर रखा था। कमाल है। तो एक तरफ दिल्ली में सल्तनत का शीश महल टूट रहा था, तो दूसरी तरफ बंगाल, हैदराबाद से लेकर मैसूर और पंजाब तक नई ताकतें अपनी अपनी ईंटें जमा रही थीं। यही हो रहा था। चलिए, इस पूरी कहानी को एक साथ पिरोने के लिए कुछ सबसे जरूरी तारीखों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। जरूर। अगर हम इस पूरी कहानी की टाइमलाइन देखें तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो कहानी शुरू होती है 1707 से। हाँ, जब औरंगजेब की मौत ने पतन की रफ्तार को तेज कर दिया। इसके ठीक 10 साल बाद 1717 में बादशाह फर्रुख सियर अंग्रेजों को बंगाल में बिना टैक्स के व्यापार करने का फरमान देता है, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। यहीं से अंग्रेजों की आर्थिक ताकत की नींव पड़ी। फिर आता है 1724, जब निजाम उल मुल्क हैदराबाद में एक आजाद राज्य की स्थापना कर देता है। ये एक साफ संकेत था कि अब सूबेदार दिल्ली के कंट्रोल में नहीं है। और इसके बाद 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर हमला, जो मुगल सत्ता की बची खुची इज्जत भी खत्म कर देता है। इसके बाद की 2 तारीखें उत्तर भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देती हैं। 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें अहमद शाह अब्दाली मराठों को हराता है। इस हार ने मराठों की ताकत को बड़ा झटका दिया और अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ कर दिया। और दक्षिण में 1799, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत, इसके साथ ही दक्षिण में अंग्रेजों के सबसे ताकतवर दुश्मन का अंत हो गया। और उत्तर में 1809 में महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि होती है। हाँ, जो सतलुज नदी को दोनों की सीमा मान लेती है। और अंत में 1857, जब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सिर्फ नाम के लिए ही सही विद्रोह के नेता बनते हैं। और विद्रोह के बाद मुगल वंश का औपचारिक रूप से हमेशा के लिए अंत हो जाता है। 1707 से 1857, ये 150 साल की कहानी है। एक साम्राज्य के बिखरने और कई नई शक्तियों के बनने और मिटने की। तो कुल मिलाकर 18वीं सदी सिर्फ अंधेरे और अराजकता का दौर नहीं था, जैसा कि कई लोग मानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक संक्रमण का दौर था। एक पुरानी व्यवस्था टूट रही थी और उसकी जगह नई क्षेत्रीय ताकतें अपनी पहचान बना रही थी, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते मेरे मन में एक विचार आ रहा है। जी। सोचिएगा कि अगर 1761 में पानीपत में मराठे जीत जाते, या टीपू सुल्तान को फ्रांसीसियों से समय पर और मजबूत मदद मिल गई होती, तो क्या भारत का इतिहास और उसका नक्शा वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? ये सोचने वाला सवाल है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये जानकारी सुनने वालों को उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।